दोस्तों, पुराने समय की बात है। दुर्ग सिंह नाम का एक राजा था जो कि मियाँ मिट्ठू प्रवृत्ति का था और लोगों से अपनी तारीफ सुनना ज्यादा पसंद करता था। उसके 7 बेटियां थीं, जिनमें माधवी नाम की एक सबसे छोटी बेटी थी जो कि निडर और सत्यवादी थी। राजा हर रोज शाम को जब भी शिकार या कचहरी से परिवार के बीच आता तो परिवार के हर एक सदस्य से एक ही सवाल करता कि आप लोग किसके भाग्य से खा रहे हो। इस पर सभी लोग यही जवाब देते कि महाराज, हम आपके भाग्य से खा रहे हैं। यही सवाल जब बेटियों से होता तो माधवी को छोड़कर सभी बेटियां यही कहती कि पिताजी, हम भी आपके भाग्य से ही खा रहे हैं। लेकिन राजा दुर्ग सिंह जब भी अपनी बेटी माधवी से ये सवाल करता कि बेटी, तेरा क्या विचार है, इस पर माधवी हमेशा यही कहती, पिताजी, मैं तो अपने भाग्य से खा रही हूँ, क्योंकि बेटी चापलूस नहीं थी। इससे राजा दुर्ग सिंह बहुत ही आहत होता था और बेटी का जवाब राजा के दिल में तीर की तरह चुभता था। एक दिन राजा ने चिढ़कर बेटी के प्रति अपने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे अब इसके भाग्य को ही देखना है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और राजा की नफरत अपनी सबसे छोटी बेटी माधवी के प्रति चिंगारी से ज्वालामुखी बन चुकी थी। सभी बेटियां शादी योग्य हो गई तो राजा ने छोटी बेटी माधवी को छोड़कर सभी 6 बेटियों का विवाह राजघरानों में बड़ी धूमधाम से कर दिया। लेकिन माधवी के विषय में रानी ने जब पूछा तो राजा बोला, रानी, माधवी का विवाह तो हम खास तरीके से करेंगे। भोली भाली रानी राजा की बात का मतलब समझ न सकी और अगले सुबह राजा ने अपने दरबार में अपने राज्य के नाई और ब्राह्मण को बुलाया, क्योंकि पहले के समय में राजा महाराजाओं के बच्चों के रिश्ते तय करने के लिए नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे। और राजा ने आदेश दिया कि हमारी सबसे छोटी बेटी यानी माधवी के लिए खास वर की तलाश कीजिए। नाई ब्राह्मण बोले, महाराज, खास से क्या मतलब है, हम समझे नहीं। इस पर राजा बोला, खास से मतलब है सबसे गरीब दरिद्र व्यक्ति। नाई और ब्राह्मण हैरानी से राजा की तरफ देखने लगे। राजा फिर कहता है कि माधवी के लिए दुनिया का सबसे गरीब निर्धन दरिद्र व्यक्ति तलाश कीजिए। हम माधवी का विवाह उसके साथ ही करेंगे। हम माधवी का भाग्य देखना चाहते हैं। इससे पहले कि नाई और ब्राह्मण कुछ बोल पाते तभी राजा का आदेश होता है कि हुक्म की तामील हो। इतना बोलते ही राजा ने दरबार को खारिज कर दिया। नाई और ब्राह्मण राजा के इस फरमान से बहुत ही आहत हुए कि राजा अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ ये क्या कर रहा है। छोटी बेटी तो सबसे अधिक लाडली होती है। उदास मन से नाई और ब्राह्मण वर की तलाश में निकल पड़े। नगर नगर और गली गली घूमते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन राजा के कहे मुताबिक एक भी व्यक्ति नहीं मिला। माधवी बेटी का ख्याल मन को कचोट रहा था, लेकिन नाई और ब्राह्मण करते भी तो क्या करते। राजा के आदेश के आगे बेबस जो थे। इस बेबसी के चलते खाली हाथ लौट नहीं सकते थे। इसलिए अपने राज्य के आसपास जब कोई राजा के कहे मुताबिक लड़का नहीं मिला तो नाई और ब्राह्मण अपने राज्य की सीमा से आगे बढ़ गए और दूसरी सीमा में जा पहुँचे। इधर जिस सीमा में नाई और ब्राह्मण पहुँचे थे, उस सीमा का राजकुमार दीपक नया नया राजा बना था। राजा दीपक अपनी प्रजा के प्रति बड़ा ही गंभीर रहता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए अपने राज्य की प्रजा के बीच भेष बदलकर जायजा लेने जाता रहता था। साथ ही साथ उसके पास एक जादुई फूल भी था, जिसकी बदौलत सूंघकर वह किसी भी प्रकार का भेष बदलने में, किसी भी प्रकार के रूप बदलने में, किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने में सक्षम था। एक बार की बात है कि राजा दीपक अपनी प्रजा की निरीक्षण हेतु जादुई फूल के जरिए दरिद्र भिखारी का रूप बनाकर अपनी सीमा में बने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया, जिससे मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालु एवं प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति क्या विचार है यह सब जान सके। इत्तेफाक से वही नाई और ब्राह्मण जो राजा दुर्ग सिंह की बेटी माधवी के लिए दरिद्र भिखारी की तलाश में थे, जो कि घूम रहे थे, घूमते घूमते राजा दीपक से बने लंगड़े भिखारी के पास आ पहुंचे। कोई और रास्ता ना दिखाई देता देख
भिखारी से अपनी व्यथा कह सुनाई। नाई और ब्राह्मण की मुश्किल को सुनने के बाद दरिद्र भिखारी दीपक ने कहा, राजकुमारी माधवी को यदि आपत्ति ना हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही नाई और ब्राह्मण अपनी मुश्किल को आसान होता देख बहुत ही खुश हुए और भिखारी दीपक से माधवी की शादी का प्रस्ताव मंजूर करते हुए अपने राज्य राजा दुर्ग सिंह की राजधानी लौट जाते हैं। अगले ही दिन राजा के दरबार में उपस्थित होकर राजकुमारी माधवी का रिश्ता पक्का होने की बात कहते हैं और राजा को सारा हाल सुना देते हैं। नाई और ब्राह्मण की बात सुनकर राजा दुर्ग सिंह अपनी बेटी माधवी की शादी की तैयारियां शुरू करा देता है और कुछ ही दिनों में माधवी शादी होकर लंगड़े भिखारी दीपक के यहाँ चली जाती है। लंगड़ा भिखारी दीपक राजकुमारी माधवी को दुल्हन बनाकर लाता है और प्रजा के साथ साथ अपनी नई दुल्हन माधवी के सब्र का इम्तिहान लेने के उद्देश्य से महल के बजाय मंदिर के पास बनी झोपड़ी में अपना ठिकाना बताकर उसमें कुछ दिनों के लिए रहने लगता है। इधर राजा दुर्ग सिंह को एक असाध्य बीमारी ने घेर लिया था जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत सारे हकीम वैद्य बुलाए जाते हैं लेकिन राजा को कोई आराम नहीं मिलता और अंत में एक बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य को बुलाया जाता है जो कि अजीबोगरीब इलाज बताता है। वैद्य कहता है कि राजा का अगर स्वास्थ्य ठीक करना है तो राजा के इलाज के लिए जंगली 7 शेरों का कलेजा चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति 7 शेर मारकर उनके 7 कलेजे लाएगा वही राजा को बचा पाएगा। इतना सुनते ही राजा की 6 बेटियां, 6 दामाद और बाकी सभी रिश्तेदार एवं प्रजाजन राजा के यहाँ जो मौजूद थे किसी की भी हिम्मत शेर मारकर कलेजे लाने की नहीं हुई। 6 राजकुमारियों ने जब देखा कि इस बीड़ा को उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा तो सभी राजकुमारियों के द्वारा अपने पतियों को उकसाने पर किसी तरह 6 राजकुमार शेर मारने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी हिम्मत साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उन्होंने कभी शेर नहीं मारे थे। शेर मारने के नाम से ही उनके पसीने छूट रहे थे। किसी तरह हिम्मत करके प्रजा को गलत संदेश न जाए ये सोचकर 6 दामाद अपने शस्त्र लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शेर मारने के लिए चल दिए और रास्ते में चलते हुए सोचते हुए जा रहे थे कि अपनी सीमा से बाहर ही कहीं जंगल में शेर मारे जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी सीमा में शेर नहीं मरे तो बड़ी बदनामी होगी। यही सोचते हुए अपनी सीमा से बाहर निकल गए और चलते चलते वहां पहुंच गए जहां राजा दीपक मंदिर के पास झोंपड़ी में लंगड़ा भिखारी बनकर रहता था। मंदिर नजर आते ही 6 दामाद सोचने लगे क्यों न भगवान का आशीर्वाद ले लिया जाए, हो सकता है कि शेर मर जाएं। इसी आशा से घोड़ों से उतरकर सभी राजकुमार भगवान के मंदिर में चले गए और प्रार्थना करने लगे। ये सब नज़ारा लंगड़ा भिखारी अपनी झोंपड़ी से देख रहा था। भिखारी दीपक उनके पास आता है और पूछता है, हे महोदय, आप कौन हैं? यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तो सभी राजकुमार अपना उद्देश्य भिखारी को बताते हैं। इस पर दीपक कहता है कि क्या आप शेर मारने में सक्षम हैं? इस पर राजकुमार जवाब देते हैं कि अरे भाई, हमने तो कभी बकरी का बच्चा तक नहीं मारा तो शेर कैसे मारेंगे। इस पर दीपक कहता है कि फिर आप लोग यहाँ आए ही क्यों? इस पर सभी राजकुमार पूरी दास्तान दीपक को बताते हैं। सारा किस्सा सुनने के बाद दीपक कहता है कि सुनो महोदय, आप किसी की जान बचाने के उद्देश्य से आए हैं तो इसमें आपकी मदद मैं जरूर करूंगा, लेकिन आप बात का राज ही रखोगे। सभी राजकुमार वादा कर देते हैं। इस पर दीपक अपनी झोंपड़ी पर आता है और अपनी माधवी से कहता है, हे प्रिय, मैं शेर मारने जा रहा हूँ, आप मेरे शस्त्र और घोड़ा लाइए। इतना सुनते ही माधवी का सिर चकरा जाता है कि शरीर से विकलांग हैं और बात कर रहे हैं शेर मारने की। बात समझ में न आती देख बोली, स्वामी, कैसे शस्त्र, कैसा घोड़ा, कैसा शेर का शिकार। इस पर दीपक कहता है, हे प्रिय, मेरा खास जो थैला है उसे लेकर आइए। तो माधवी दीपक के खास थैले को लेकर आती है और दीपक को दे देती है। थैला लेते ही अपना हाथ थैले में डालते हुए दीपक ने उस जादुई फूल को निकाला और विचार करते हुए फूल को सूंघा। फूल सूंघते ही दीपक अपने असली रूप राजा दीपक के रूप में शस्त्रों के साथ घोड़े के पास तैयार सामने दिखाई देता है। लंगड़े भिखारी दीपक से राजा बने दीपक को देखकर माधवी भौचक्की रह जाती है और राजा दीपक से सारा खेल जानने की उत्सुकता से
हाथ जोड़कर सामने आती है तो राजा दीपक कहता है, प्रिय चिंता ना करो, मैं जल्द ही लौटकर सारी बात बताता हूँ। आप फिलहाल इतना जान लो कि आप अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। इतना कहकर राजा दीपक घोड़े पर चढ़कर सभी 6 राजकुमारों के पास पहुँचता है और कहता है, अब चलिए शेरों का शिकार करने। राजा दीपक और सभी राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर सभी राजकुमारों के सहयोग से अकेला दीपक एक एक करके 7 शेर मार डालता है और मारने के बाद सभी शेरों के कलेजे निकालकर अपने पास छुपा कर रख लेता है और 7 शेरों को राजकुमारों को दे देता है और कहता है, ले जाओ अपने शेर, जिस काम से आप आए थे आपका काम हो चुका है। इस पर सभी राजकुमार राजा दीपक का आभार व्यक्त करते हैं और मरे हुए शेरों को लेकर अपनी राजधानी, जहां राजा दुर्ग सिंह बीमार था, वहां लौट जाते हैं। नगर के लोग राजकुमारों को मरे हुए शेरों के साथ देखते हैं तो सभी लोग फूले नहीं समाते और राजकुमारों की तारीफों में नाचते हैं, गाते हैं। इधर राजा दीपक शिकार करने के बाद लौटकर अपनी रानी माधवी के पास पहुंचता है तो एक एक कर सारा हाल माधवी को बताता है, साथ ही उसके पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी बताता है। तो माधवी को बेटी का प्रेम पिता के लिए पिता के पास खींच लाता है, लेकिन माधवी को पिता के यहाँ ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। इधर मरे हुए शेर आने पर वैद्य के सामने रखे जाते हैं तो वैद्य कलेजा निकालने के लिए कहता है। जब कलेजा निकालने के लिए जल्लाद चाकू शेर की छाती पर चलाता है तो शेर का कलेजा पहले से ही निकला पाया जाता है। उसे देखकर जल्लाद कहता है, इन शेरों के कलेजा तो है ही नहीं। इस पर राजा दुर्ग सिंह की 6 बेटियां कहती हैं, आखिर हमारे पति जो शेर मार कर लाए हैं कलेजा भी होगा, जाएगा कहाँ। सारे घटनाक्रम को समझते हुए वैद्य राजकुमारों से कहता है, क्या शेरों को तुमने ही मारा है? तो राजकुमार हाँ में सिर हिला देते हैं। वैद्य फिर पूछता है, अगर शेर तुमने मारे हैं तो फिर कलेजे कहाँ हैं? इनमें कलेजे तो हैं ही नहीं। इसका मतलब ये है कि शेरों को तुमने नहीं मारा है। राजा को ठीक कराना है तो कलेजे लेकर आओ। इस पर रिश्तेदारों की लाइन में सबसे पीछे बैठी माधवी बोली, कलेजे कहाँ से लाएंगे ये? कलेजे तो तब लाएंगे ना जब इन्होंने शेर मारे हों। कलेजे तो उसके पास मिलेंगे जिसने शेरों को मारा है। 6 बेटियों में से एक बेटी ने जवाब दिया, माधवी तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर माधवी बोली, कहना साफ है, कलेजा उसके पास मिलेंगे जिसने शेरों को मारा है, यानी मेरे पति ने। कलेजे मेरे पति के पास हैं। इतना सुनते ही 6 बहनों सहित पूरा परिसर माधवी पर हंसने लगा। माधवी, तेरे पति पर कलेजे, उस लंगड़े अपाहिज भिखारी पर? माधवी, तुम यहाँ अपनी मजाक बनवाने के लिए आई हो क्या? इस पर माधवी बोली, ठीक है मजाक ही सही, लेकिन एक बार मेरे पति से बुलाकर पूछिए तो सही। माधवी की बातों पर राजा सहित परिसर का कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वैद्य क्योंकि काफी पहुंचा हुआ था इसलिए वैद्य ने यकीन किया और राजा से कहा, महाराज आपको आदेश देना चाहिए और माधवी के पति को सम्मान के साथ बुलाया जाना चाहिए। इस पर राजा को न चाहते हुए भी आदेश देना पड़ा और माधवी के पति को बुलाने के लिए रथ भेजा गया। रथ दीपक की राजधानी पहुंचा जहां मंदिर के पास झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में दीपक अपने भिखारी रूप में बैठा था। राजा दुर्ग सिंह का रथ भिखारी दीपक के पास पहुंचा तो रथ में बैठे लोगों ने दीपक से राजा दुर्ग सिंह के पास चलने का आग्रह किया। आग्रह पर दीपक ने चलना मंजूर कर लिया और दीपक ने अपना खास थैला उठाया और भिखारी रूप में उस रथ में जाकर बैठ गया। दीपक को लेकर रथ जब राजा दुर्ग सिंह की राजधानी पहुंचा तो राजधानी के लोग दीपक की ओर देखकर मन ही मन उपहास उड़ा रहे थे कि इस लंगड़े भिखारी को जलील होने में कुछ ज्यादा ही आनंद आने वाला है। इधर वैद्य ने पास पहुंचते ही लंगड़े भिखारी को देखा तो कहा, बेटे तुम्हारी पत्नी माधवी का कहना है कि राजा दुर्ग सिंह की बीमारी का इलाज आपके पास है, मतलब 7 शेरों के कलेजे आपके पास हैं। क्या यह बात सत्य है? भिखारी दीपक कुछ देर चुप रहा। वैद्य ने दोबारा फिर पूछा, दीपक तुमने जवाब नहीं दिया। इस पर दीपक ने जवाब देने की बजाय अपने थैले से एक एक कर 7 शेरों के 7 कलेजे वैद्य के हाथों पर रख दिए। इस दृश्य को देखकर वैद्य बोला, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण भिखारी नहीं हो, अपना असली परिचय दो बेटा। वैद्य की इतनी बात सुनते ही भिखारी दीपक ने
अपने थैले से जादुई फूल को निकाला और मन में विचारते हुए फूल को सूंघा। फूल सूंघते ही भिखारी दीपक अपने असली ठाट वाट में आ गया। इस दृश्य को देखकर राजा सहित परिसर के सभी लोग शर्म से पानी पानी हो रहे थे। जहां मखौल बनाने का काम कर रहे थे, वही लोग शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे। इधर वैद्य ने 7 कलेजों के छोटे टुकड़े राजा को औषधि के रूप में दिए तो राजा दुर्ग सिंह लम्हों में ठीक होने लगा। ठीक होने के बाद राजा दुर्ग सिंह अपने सबसे छोटे दामाद दीपक के पैरों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगने लगा। दामाद से माफ़ी मांगने के बाद अपनी सबसे छोटी बेटी माधवी से भी माफ़ी मांगते हुए पैरों में गिर पड़ा और बोला, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मेरे द्वारा तुझे दिया गया दरिद्रता का जीवन ये मेरा अपराध था, लेकिन तेरी किस्मत से राजयोग ही तेरा भाग्य था, जो तेरी किस्मत से तुझे राजा ही मिला। बेटी मुझे सबक मिल चुका है कि हर इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और अपने भाग्य से ही खाता है। इसलिए बेटी मेरे गुनाहों के लिए मुझे भी अपने सच्चे हृदय से माफ़ कर दे बेटी। इतना सुनते ही बेटी और दामाद दोनों ने राजा दुर्ग सिंह को दिल से माफ़ कर दिया और राजा ने अपनी बेटी और दामाद को अपने हृदय से लगा लिया। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।